जेनेसिस विच इज द सॉइल बैक्टीरियम, जो सॉइल में फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म है। बैक्टीरियम प्रोड्यूसेस प्रोटीन, ये बैक्टीरिया जो है ये प्रोटीन प्रोड्यूस करता है, दैट क्रिस्टल प्रोटीन, एंड दैट प्रोटीन इज प्रोड्यूस्ड बाय द जीन cry1ac एंड cry2av। ये जो जीन है, इस जीन की हेल्प से ये क्राई प्रोटीन बनती है, और दिस जीन इज प्रेजेंट इन दिस बैक्टीरियम दैट इज द बैसिलस thuringiensis। A crystalline insecticidal protein that kills the insect। ये प्रोटीन जो है, ये प्रोटीन जो प्लांट, कॉटन प्लांट होगा, उसको वो उसके वॉल को, उसके स्टमक को डिस्ट्रॉय कर देगी। दैट मीन्स दिस क्रिस्टल प्रोटीन इज अ इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन जो इंसेक्ट को किल कर देगी। हेंस क्राइजीन, यहाँ पे हेंस क्राइजीन है। Crygene have been introduced in the plants to produce crystal protein as protoxin. Protoxin is an inactive toxin which is converted to toxin in the alkaline medium, that is in the gut of the insect, and cause the death of the insect larva। यहाँ पे ये बैक्टीरियम है, इस बैक्टीरियम के जेनेटिक मटेरियल में, मींस डीएनए में जीन प्रेजेंट है, दैट इज द क्राइजीन। और ये क्राइजीन जो ट्रांसक्राइब करेगा, ट्रांसलेट करेगा, तो वो क्राई प्रोटीन बनाएगा। अब यहाँ पे रेजिस्टेंट प्लांट में क्या किया गया, एक फीचर क्या ऐड करा कि जो इस बैक्टीरियम के पास जीन प्रेजेंट थी जिससे क्राई प्रोटीन बन रहा था, उस जीन को बैक्टीरियम से वेक्टर की हेल्प से उस कॉटन प्लांट में इंट्रोड्यूस किया गया। कॉटन प्लांट में उस जीन को इंट्रोड्यूस किया गया जो उस इंसेक्ट की डेथ का जो है वो कारण बन रहा है। तो यहाँ पे दैट क्राई प्रोटीन, ये जो क्राई प्रोटीन है, उसकी वजह से प्लांट को कोई भी उसके ऊपर साइड इफेक्ट नहीं होगा। बट जब इस क्राई प्रोटीन को, मीन्स अगर कोई इंसेक्ट उस प्लांट के पार्ट को कंज्यूम करता है जिसमें वो जीन प्रेजेंट होगी प्लांट के पार्ट में, और वो जीन जो है वो एक्सप्रेस करेगी और उस क्राई प्रोटीन को बनाएगी, तो इंसेक्ट के अंदर वो क्राई प्रोटीन इनएक्टिव फॉर्म से एक्टिव फॉर्म में तब चेंज होगा जब इंसेक्ट का गट पार्ट में जो एल्कलाइन मीडियम है वो उस इनएक्टिव प्रोटीन को, उस इनएक्टिव मींस प्रोटॉक्सिन को टॉक्सिन फॉर्म में चेंज कर देगा। तो यहां पे आप इस इमेज के थ्रू देख सकते हैं, दिस इज द बीटी कॉटन प्लांट एंड दिस इज द रेजिस्टेंट प्लांट। ये एक रेजिस्टेंट प्लांट है। अगर हम बात करें नॉर्मल कॉटन प्लांट में, कोई इंसेक्ट अगर उसको इन्फेक्ट कर रहा है तो जो कॉटन बॉल्स होते हैं जिसमें कॉटन फाइबर्स बनते हैं वो डिस्ट्रॉय कर दिए जाते हैं इंसेक्ट के द्वारा, जो है वो कॉटन का पार्ट जो है या कॉटन के बॉल्स जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। बट एक डिसीज रेजिस्टेंट प्लांट में, इंसेक्ट रेजिस्टेंट कॉटन प्लांट में क्या प्रॉपर्टी होगी, उसके पास वो जीन प्रेजेंट है जो क्राई प्रोटीन बनाती है, जो क्राई प्रोटीन बना रही है। वो जीन जब एक्सप्रेस करेगी, ट्रांसलेट करेगी, तो वो क्राई प्रोटीन बनाएगी। अगर वो इंसेक्ट उस प्लांट को कंज्यूम कर रहा है तो उसमें कई सेल्स में ट्रांसक्रिप्शन का, ट्रांसलेशन का प्रोसेस हो रहा होगा, तो वहां पे वो क्राई प्रोटीन इनएक्टिव फॉर्म में पड़ी होगी
और इंसेक्ट जैसे ही उस प्लांट के पार्ट को कंज्यूम करेगा तो वो क्रिस्टल प्रोटीन या फिर स्पोर जो है वो इंसेक्ट उसको इंजेस्ट कर लेगा, कंज्यूम कर लेगा। जैसे ही वो उसको इंजेस्ट करेगा तो दैट इनएक्टिव टॉक्सिन चेंज इनटू एक्टिव फॉर्म। अब एक्टिव फॉर्म में वो कब आ रहा है? जो इंसेक्ट का गट पार्ट होगा, उस गट पार्ट में एल्कलाइन मीडियम जो है वो उस क्रिस्टल प्रोटीन को इनएक्टिव से एक्टिव फॉर्म में ले आएगा, जिसकी वजह से वो एक्टिव टॉक्सिन जो होगा वो गट में प्रेजेंट एंजाइम्स को डिस्ट्रॉय कर देगा, उनको वो डिस्ट्रॉय करेगा और जो वॉल्स होगी गट की, मिड गट मेम्ब्रेन डैमेज होगा, लीड्स टू स्टार्वेशन एंड सेप्टिसीमिया। और वो इंसेक्ट की वॉल्स रप्चर होने की वजह से जो उसके रिसेप्टर्स हैं या फिर जो उसकी एंजाइम्स हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगी और उस इंसेक्ट की डेथ हो जाएगी। इंसेक्ट की डेथ होने से जो उस पेस्ट के या इंसेक्ट के उस प्लांट पे इन्फेक्ट करने का जो जिसकी वजह से ईल्ड कम आ रही थी वो डिक्रीज कर जाएगी। तो यहाँ पे बीटी कॉटन एक रेजिस्टेंट प्लांट है जिसमें क्रायोजीन इंट्रोड्यूस किया गया है विद द हेल्प ऑफ वेक्टर, जिससे वो बीटी कॉटन रेजिस्टेंट बन रहा है। बीटी कॉटन इसलिए क्योंकि बैसिलस थुराजेनेसिस के पास वो जीन है जिसको इंट्रोड्यूस किया गया बीटी कॉटन प्लांट में या नॉर्मल प्लांट में, जिसको रेजिस्टेंट बनाया गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं दैट इज द प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट्स अगेंस्ट द निमेटोड्स। अब हम बात कर रहे हैं एक वर्म की, दैट इज निमेटोड्स, राउंड वर्म्स। मेलाइडोगाइनी इनकोग्निशिया इन्फेक्ट द टोबैको प्लांट्स। टोबैको प्लांट से ड्रग्स तैयार किए जाते हैं, कई मेडिसिनल जो है वो इससे ड्रग्स तैयार करते हैं। तो ये एक निमेटोड बताया है मेलाइडोगाइनी इनकोग्निशिया जो टोबैको प्लांट को इन्फेक्ट कर रहा है, जिसकी वजह से टोबैको प्लांट की ईल्ड जो है वो रिड्यूस करेगी। अब उसमें एक स्पेसिफिक जीन मतलब कोई डीएनए का पार्ट इंट्रोड्यूस कर रही है जो निमेटोड को डिस्ट्रॉय कर देगा। स्पेसिफिक जीन्स फ्रॉम निमेटोड्स इंट्रोड्यूस्ड इनटू द plants using Agrobacterium tumefacium which is also the soil bacterium। इस वेक्टर इस एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेशियम की हेल्प से निमेटोड मींस उस प्लांट के अंदर एक ऐसा जीन इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जो उस निमेटोड को डिस्ट्रॉय कर देगा। अब वो जो जीन इंट्रोड्यूस कर रहे हैं वो दो टाइप के स्ट्रैंड बनाएगा, आरएनए बनाएगा। वन इज द सेंस स्ट्रैंड एंड अदर वन इज द एंटी सेंस स्ट्रैंड। जनरली जब हम पढ़ते हैं ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस होता है तो ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस में डीएनए के जो 2 स्ट्रैंड्स रहते हैं 5' to 3' एंड 3' to 5'। तो यहाँ पे टेम्पलेट डीएनए का ये जो है ये टेम्पलेट है और ये टेम्पलेट ट्रांसक्राइब करके सिर्फ एक ही आरएनए बनाता है, दैट इज द मैसेंजर आरएनए। दूसरा स्ट्रैंड जो होता है नॉन टेम्पलेट वो इन्वॉल्व नहीं होता ट्रांसक्रिप्शन में। अगर दोनों ट्रांसक्राइब करते हैं तो जो मैसेंजर आरएनए होगा वो डबल स्ट्रैंडेड बन जाएगा जो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करेगा और एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करेगा तो आगे प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं हो पाएगी क्योंकि दोनों कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड आपस में बॉन्ड बना देंगे, बाइंड कर जाएंगे और वो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बन जाएगा, जिसकी वजह से प्रोटीन सिंथेसिस का प्रोसेस उस ऑर्गेनिज्म में स्टॉप हो जाएगा। तो यहाँ पे एग्रोबैक्टीरियम की हेल्प से उस प्लांट के अंदर एक ऐसा जीन इंट्रोड्यूस किया गया जो सेंस स्ट्रैंड भी बना रहा है
और एंटीसेंस स्ट्रैंड भी बना रहा है, मींस कोडिंग एंड नॉन कोडिंग रीजन्स या नॉन कोडिंग कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए, दोनों टाइप के दोनों स्ट्रैंड बनाएगा, एक कोडिंग और दूसरा नॉन कोडिंग, जिसकी वजह से वो आरएनए डबल स्ट्रैंडेड बन जाएगा। जैसे ही वो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बनेगा तो अब शुरुआत होगी, इनिशिएशन होगी आरएनए इंटरफेरेंस, आरएनए इंटरफेरेंस एंड दैट साइलेंस द स्पेसिफिक मैसेंजर आरएनए। अब यहाँ पे जो जीन इंट्रोड्यूस कर रही है उस जीन में ये प्रॉपर्टी है सेंस और एंटीसेंस बनाने की, बट वो किसी और के मैसेंजर आरएनए को साइलेंस कर रहा है। कॉम्प्लीमेंट्री RNA neutralizes the specific RNA of the nematode by the process called RNA interference। ये जो कॉम्प्लीमेंट्री RNA है ये न्यूट्रलाइज करेगा निमेटोड के मैसेंजर RNA को, that process is called RNA interference, जिसकी वजह से निमेटोड का RNA उस होस्ट सेल के अंदर जो है वो लिव नहीं करेगा, कैन नॉट लिव इन द ट्रांसजेनिक होस्ट। ट्रांसजेनिक होस्ट जिसमें इस जीन को इंट्रोड्यूस किया गया है जो सेंस और एंटीसेंस स्ट्रैंड दोनों बना रहा है, और वो दोनों डबल स्ट्रैंडेड आरएनए किसी और के मतलब निमेटोड के मैसेंजर आरएनए को टारगेट कर रहे हैं और मैसेंजर आरएनए को वो कट कर देगा, जिसकी वजह से वो मैसेंजर आरएनए आगे ट्रांसलेट नहीं कर पाएगा निमेटोड का। तो यहाँ पे हमने एक टबैको प्लांट में उस जीन को इंट्रोड्यूस किया है, दैट्स व्हाई दैट इज कॉल्ड ट्रांसजेनिक टबैको प्लांट और ट्रांसजेनिक होस्ट, जिसमें ये प्रोसेस चलेगा। नॉर्मल टबैको प्लांट में ये चीज नहीं हो रही थी, वहां पे निमेटोड अपना मैसेंजर आरएनए बना रहा था, फिर उसके बाद वो ट्रांसलेट करके प्रोटीन बनाएगा एंड दैट प्रोटीन रिड्यूसेस द यील्ड ऑफ द टबैको प्लांट। बट ट्रांसजेनिक टबैको प्लांट में जीन इंट्रोड्यूस किया गया जिसमें उसको रजिस्टर बनाने की प्रॉपर्टी प्रेजेंट थी निमेटोड्स। तो दिस इज द प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट अगेंस्ट द निमेटोड्स। नेक्स्ट इज द इन मेडिसिनल यूज, जो मेडिसिन में क्या बायोटेक्नोलॉजी का यूज है, इसमें हम बात करते हैं जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन। RNA, that is recombinant DNA technology, was applied in the therapeutic application by generating genetically engineered insulin for man. कुछ डिसीज को ठीक करने के लिए, ट्रीट करने के लिए जेनेटिकली इंजीनियर इंसुलिन तैयार किया गया मैन के लिए। इन 1983 एली लिली, that is an American company, prepared 2 DNA sequence कोडिंग फॉर चेन ए एंड चेन बी। अगर हम बात करें ह्यूमन इंसुलिन की, तो ह्यूमन इंसुलिन में 3 चेन्स होती हैं, पॉलीपेप्टाइड चेन ए, पॉलीपेप्टाइड चेन बी एंड पॉलीपेप्टाइड चेन सी। बट जब वो मैच्योर इंसुलिन में चेंज होता है तो उसमें सिर्फ 2 चेन होती है पॉलीपेप्टाइड चेन, जिससे एक इंसुलिन हार्मोन की फॉर्मेशन होती है। तो ह्यूमन इंसुलिन कंसिस्ट ऑफ 51 अमाइनो एसिड, दोनों चेन में 51 अमाइनो एसिड होते हैं टोटल, दैट इज अरेंज्ड इन चेन ए एंड चेन बी वेयरिंग 21 एंड 30 अमाइनो एसिड। यहाँ पे 21 और दूसरे में 30 अमाइनो एसिड, टोटल बन गए 51 अमाइनो एसिड। ये ह्यूमन इंसुलिन की दोनों पॉलीपेप्टाइड चेन में प्रेजेंट होती हैं। बट मैच्योर फॉर्म में, इनमैच्योर फॉर्म में तीसरी चेन भी होती है, दैट इज द सी पॉलीपेप्टाइड चेन। और ए और बी पॉलीपेप्टाइड चेन डाइसल्फाइड बॉन्ड या डाइसल्फाइड ब्रिज बनाती हैं। दोनों
जैसे हमने पढ़ा था प्रोटीन्स जो हैं वो प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे डाइसल्फाइड या 2 पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं, तो ये प्राइमरी से सेकेंडरी स्ट्रक्चर बन रहा है। तो यहाँ पे 2 पॉलीपेप्टाइड चेन जो हैं वो आपस में बॉन्ड बनाएंगी, दैट इज द डाइसल्फाइड बॉन्ड, और फिर वो एक इंसुलिन में मॉडिफाइड हो जाएगी। तो यहाँ पे जो लोग डायबिटिक होते हैं उनमें इस तरह से इंट्रोड्यूस करा जाता है बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से या जेनेटिकली इंजीनियरिंग के थ्रू जिस इंसुलिन को तैयार किया गया है। तो यहाँ पे बताया कि जो एक अमेरिकन कंपनी है उसमें 2 डीएनए सीक्वेंस मतलब ए पॉलीपेप्टाइड चेन को बनाने के लिए एक अलग जीन है और बी पॉलीपेप्टाइड चेन के लिए कोई अनदर जीन है। तो यहाँ पे जीन ए एंड जीन बी अलग अलग डीएनए के पार्ट्स में प्रेजेंट हैं जो ये 2 टाइप की पॉलीपेप्टाइड चेन्स को बना रहा है। तो यहाँ पे 2 डीएनए सीक्वेंसेस कोडिंग फॉर द चेन ए एंड चेन बी, अलग अलग चेन ए को और चेन बी को प्रिपेयर किया गया। Human insulin consists of 2 short polypeptide chain A and B and being linked by the disulfide bridge. जब A चेन को अलग तरह से अलग फैक्ट्री डिश में बनाया गया, B को दूसरे में बनाया गया और फिर उसको बॉन्ड की फॉर्मेशन के लिए कुछ ऐड करते हैं जिससे डाइसल्फाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। इन मैन इंसुलिन सिक्रेटेड एज प्रो हार्मोन, ह्यूमन में जो इंसुलिन होता है वो इनएक्टिव फॉर्म में प्रोड्यूस होता है, दैट इज प्रो हार्मोन दैट कंटेन्स सी पेप्टाइड चेन आल्सो, उसमें सी पॉलीपेप्टाइड चेन भी होती है एंड दैट इज रिमूव्ड ड्यूरिंग द मैच्योरेशन। बट जब प्रो हार्मोन मैच्योर होता है तो मैच्योरेशन के टाइम सी पॉलीपेप्टाइड चेन जो है वो उससे रिमूव हो जाती है और सिर्फ 2 ही पॉलीपेप्टाइड चेन रहेगी, दैट इज ए एंड बी। In recombinant DNA technology or technique, insulin could be generated by preparing 2 separate DNA sequences of A and B chain which are incorporated into plasmid of E. coli to produce insulin chain। यहाँ पे हेल्प लेंगे प्लाज्मिड की। प्लाज्मिड में रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की हेल्प से कट किया जाएगा, डिजायरेबल जीन को यहाँ पे इंसर्ट किया जाएगा। यहाँ पे इस प्लाज्मिड में ए चेन के लिए जीन इंसर्ट करा है, किसी दूसरे प्लाज्मिड में स्पेस बनाया रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ने, यहाँ पे जीन बी को इंसर्ट किया है और इस प्लाज्मिड को ई कोलाई बैक्टीरिया में अलग अलग बना के उसको जो है वो रेप्लिकेट करेगा और ए चेन की और बी चेन की रेप्लिकेशन होगी और प्रोडक्शन होगी। तो यहाँ पे अलग अलग तरीके से प्लाज्मिड में जीन ए और जीन बी को इंसर्ट किया गया और ई कोलाई जो है उसको होस्ट के तौर पे यूज कर रहे हैं ताकि वो उन जीन्स को मल्टीप्लाई कर सके। नेक्स्ट इज द जीन थेरेपी। जीन थेरेपी इज अ थेरेपी in which correction of the gene defects in the child or the embryonic stage। कोई भी अगर जेनेटिक डिसऑर्डर है, अगर उसको अर्ली स्टेज में डिटेक्ट कर लिया जाता है, एम्नियोसेंटेसिस में या अर्ली स्टेज में उसको डिटेक्ट कर लिया जाए तो उस जीन डिसऑर्डर को, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स जो हैं उनको करेक्ट किया जा सकता है। दैट थेरेपी इज कॉल्ड जीन थेरेपी। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, अगर हम उसको अर्ली स्टेज में ना कर पाए तो उस थेरेपी को रिपीट करना पड़ेगा उस जिस विक्टिम में वो डिसऑर्डर है। बट अगर अर्ली स्टेज में उसको डिटेक्ट किया जाता है एम्ब्रियोनिक स्टेज में तो उसकी जीन की ट्रीटमेंट परमानेंट हो जाएगी, जो उसको लाइफ आफ्टर द बर्थ जो है वो एक्सपीरियंस नहीं करेगा, वो नॉर्मल और हेल्दी चाइल्ड रहेगा। अब बात करते हैं जीन डिफेक्ट में एडिनोसाइन डीएमिनेज deficiency। Adenosine deaminase deficiency is a kind of
इम्यूनो डिसऑर्डर, इम्यून सिस्टम में टी लिम्फोसाइट्स जो हैं वो डिफरेंशिएट नहीं हो पाते हैं, जिसको एडीए डिसीज होता है। तो इसमें क्या किया जाता है, दैट इज कॉज बाय, किस कारण से एडीए डिसीज होता है, दैट इज द डिलीशन ऑफ जीन कोडिंग फॉर एडीए। जो एडीए एंजाइम के लिए कोड करती है जीन, उसकी डिलीशन हो जाती है किसी वजह से अगर, तो वो जीन अगर हम उस विक्टिम में एम्ब्रियोनिक स्टेज में डाल दें बिफोर अगर डिटेक्शन हो जाती है, तो जो जीन एडीए को कोड करती है उसको एम्ब्रियोनिक स्टेज में इंसर्ट कर दिया जाए, हेल्दी जीन को डाल दिया जाए, तो वो एडीए एंजाइम बनाएगा। और अगर वो एडीए एंजाइम बनेगा तो उससे उसका इम्यून सिस्टम नॉर्मल और हेल्दी रहेगा। तो यहाँ पे इसको क्योर करने के लिए क्या किया जाता है, इट कैन बी क्योर्ड बाय बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन और एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी। अगर उस चाइल्ड का बर्थ हो गया है तो उसको टाइम के अकॉर्डिंग बार बार उसको बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन करवानी पड़ेगी, क्योंकि हर सेल जैसे टी लिम्फोसाइट्स हैं, डब्ल्यूबीसी सेल्स हैं, रेड ब्लड सेल्स हैं, उनका अपना लाइफ स्पैन रहता है। तो अगर उसका बोन मैरो उन प्रिकर्सर्स को नहीं बना पा रहा है जिससे टी लिम्फोसाइट सेल्स या बी लिम्फोसाइट सेल्स बन रहे हैं, तो उस पेशेंट को बार बार बोन मैरो थेरेपी करवानी पड़ेगी। तो यहाँ पे ये उसको टाइमली लेते ही रहना है इस थेरेपी को। बट यहाँ पे अगर अर्ली बिफोर बर्थ एम्ब्रियोनिक स्टेज में कोई इस तरह के डिसऑर्डर की डिटेक्शन हो जाती है, तो वहां पे उस फंक्शनल जीन को ऐड कर दिया जाता है ताकि अपनी लाइफ में वो उस डिसऑर्डर को फेस ना करे, क्योंकि उसमें अगर फंक्शनल जीन डाल दी है तो वो फंक्शनल जीन थ्रू आउट द लाइफ जो है वो एक नॉर्मल पर्सन की तरह, जैसे नॉर्मल पर्सन में एक्ट करती है वैसे ही एक्ट करेगी अर्ली डिटेक्शन में। और फंक्शनल एडीए, दैट इज फंक्शनल एडीए जो जीन होगी दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री थ्रू द रेट्रोवायरस। हम वेक्टर का यूज कर रहे हैं, वेक्टर यहाँ पे रेट्रोवायरस है। रेट्रोवायरस की हेल्प से हम उस फंक्शनल जीन को होस्ट तक जो है वो पहुंचाएंगे। तो यहाँ पे एडीए जीन, फंक्शनल एडीए जीन दैट इज इंट्रोड्यूस इन द लिम्फोसाइट सेल्स, वही डिफरेंशिएट करके टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट्स में चेंज होंगे। तो रेट्रोवायरस की हेल्प से फंक्शनल एडीए जीन को लिम्फोसाइट सेल्स में इंट्रोड्यूस करेंगे। तो लिम्फोसाइट्स का कल्चर करेंगे, इंट्रोड्यूस इन द लिम्फोसाइट कल्चर फॉर जेनेटिक इन्फ्यूजन। अब यहाँ पे इंट्रोड्यूस करने के लिए हम वेक्टर का यूज कर रहे हैं, तो जेनेटिक इन्फ्यूजन मतलब लिम्फोसाइट में रेट्रोवायरस ने उस जीन को पहुंचा दिया एंड टू द पेशेंट बॉडी फॉर द नॉर्मल फंक्शनिंग। यहाँ पे आफ्टर बर्थ की बात कर रहे हैं, तो उसके बाद क्या करेंगे, पेशेंट में उन लिम्फोसाइट्स को इंट्रोड्यूस करेंगे ताकि उसमें वो फंक्शनल जीन जो है वो एक्ट करे या फिर उसमें फंक्शनल रहे और एडीए यानी एडिनोसाइन डीएमिनेज एंजाइम को सिंथेसाइज करे। नेक्स्ट हम बात करते हैं मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। बायोटेक्नोलॉजी का यूज जो है कई तरह की डिसीज को डायग्नोज करने के लिए भी किया जाता है। अर्ली एंड एक्यूरेट डिटेक्शन ऑफ द डिसीजेस एंड सब्स्टिट्यूटिंग कन्वेंशनल डायग्नोस्टिक टेक्निक मे बी डन बाय फॉलोइंग मेथड्स, जिसमें पहला मेथड मैंने आपको पहले करवाया था, दैट इज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जिसकी हेल्प से हम किसी जीन की मल्टीपल कॉपीज तैयार कर सकते हैं, किसी डिसीज को डायग्नोज कर सकते हैं। That is the PCR is a mechanism in which denaturation, annealing and the extension steps जो होते हैं वहां पे, तो उस मैकेनिज्म में शॉर्ट स्ट्रेच जो होता है किसी भी पैथोजेनिक का या उसका जीनोम का, उसको एम्पलीफाई किया जाता है फॉर द डिटेक्शन ऑफ सस्पेक्टेड एड्स। जैसे यहाँ पे एड्स की डिटेक्शन करने के लिए पीसीआर मेथड को यूज किया जाता है।
कैंसर को कैंसर डिसीज को डायग्नोज करने के लिए किया जाता है, एंड सम अदर जेनेटिक डिसऑर्डर जिनको डायग्नोज करने के लिए हम बायोटेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। Now next is the ELISA, that is enzyme linked immunosorbent assay, which is used to detect the AIDS. AIDS को डिटेक्ट करने के लिए ELISA टेक्निक को यूज करते हैं, that is based on the detection of the antibodies produced against the antigens of the pathogens. AIDS कॉज कौन करता है? HIV वायरस। तो जब HIV वायरस किसी होस्ट को इन्फेक्ट करता है तो वो HIV वायरस एंटीजन है, और हमारी बॉडी जो होगी या इन्फेक्टेड बॉडी जो होगी वो उस एंटीजन के अगेंस्ट जो है वो एंटीबॉडीज बनाएगी, और एंटीबॉडीज बनाएगी तो उससे डिटेक्शन हो जाएगी कि दैट इज द एड्स, जो पर्सन होगा जो इन्फेक्टेड होगा, क्या वो एड्स से इन्फेक्टेड है या फिर नॉर्मल है। तो दिस इज द मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। नेक्स्ट इज द ट्रांसजेनिक एनिमल्स, एनिमल्स विद मैनिपुलेटेड जीन्स। एनिमल्स में हम फॉरेन जीन ऐड कर रहे हैं तो हम मैनिपुलेशन कर रहे हैं, और मैनिपुलेटेड जीन या फॉरेन जीन जब एंट्री कर रही है उस होस्ट के अंदर तो वो वहां पे जाके एक्सप्रेस भी करेगी, तो उसको बोलेंगे ट्रांसजेनिक एनिमल्स। क्या यूजेस हैं ट्रांसजेनिक एनिमल्स के? इससे हम उस जीन के एक्सप्रेशन को समझ सकते हैं। अगर वो जीन किया कोई डिसऑर्डर दे रही है, किस लेवल तक वो इन्फेक्ट कर रही है होस्ट को, तो उसके बारे में भी हम जो है इसके बारे में पता कर सकते हैं। एंड सेकेंड थिंग इज टू यूज द प्रोटीन फॉर ट्रीटमेंट ऑफ डिसीज। और अगर कोई जीन ऐसी है जो प्रोटीन सिंथेसाइज कर रही है जो किसी डिसीज को क्योर करने के लिए यूज की जा रही है, तो ट्रांसजेनिक एनिमल्स की हेल्प से हम ये प्रोसेस भी, ये स्टेप भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है टू वेरीफाई द वैक्सीन एंड केमिकल सेफ्टी। और हम कभी भी कोई अगर टेस्ट, कोई भी अगर एंटी ड्रग्स या फिर कोई भी मेडिसिन तैयार करते हैं, वैक्सीन तैयार करते हैं, तो उनको टेस्ट किया जाता है एनिमल्स पे, ताकि ह्यूमन के लिए अगर वो चीज यूज करी जानी है तो एनिमल्स पे वो साइड इफेक्ट दिखा रही है या नहीं दिखा रही है, तो उससे वेरीफाई हो जाएगा। Next है biopiracy. Biopiracy is what? Is some organization and multinational companies exploit or patent bioresources of other nations without proper authorization. कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो अगर कोई इन्वेंशन किसी और की है तो वो उन बायो रिसोर्सेज को जो है वो अपने नेशन में अपने ले आती हैं, जिसकी वजह से प्रॉपर बिना किसी अथॉरिटी के, तो वो एक तरह से रोबरी हुई, और जिसकी वजह से जो है उसको बायोपिरेसी बोला जाता है। मतलब वो पेटेंट नहीं करवा रहा है। अगर कोई किसी और नेशन की वैक्सीन को अगर अपने कंट्री में ले आता है बिना किसी अथॉरिटी के, बिना किसी लीगल डॉक्यूमेंट के, तो वो कहीं ना कहीं रोबरी हुई, जिसकी वजह से उसको कुछ पे भी करना पड़ेगा, उसके ऊपर कुछ चार्जेस लगेंगे अगर वो उसको ऑथराइज या लीगली तरीके से नहीं लेता है। तो यहाँ पे वही चीज बताइए, जैसे इंडियन पेटेंट बिल इज देयर। बायो पेटेंट क्या होता है? जब अथॉरिटी ली जाती है, जब हम कोई किसी तरह की वैक्सीन तैयार कर रहे हैं तो उसको पूरी तरह से ऑथराइज करवाया जाता है, ऑर्गेनाइजेशंस उसको, गवर्नमेंट जो है वो अथॉरिटी देती है। तो यहाँ पे इंडियन पेटेंट बिल इज देयर टू प्रिवेंट द सच अनअथॉरिटाइज, जो भी अनअथॉरिटी की चीजें होती हैं उनको अथॉरिटी दी जानी चाहिए। वो अगर कोई, वो तभी दे सकते हैं जब कोई उसको लीगली तरीके से या खुद बना रहा है, तो खुद डिस्कवर कर रहा है या इन्वेंट कर रहा है, तभी वो उसको अथॉरिटी मिलती है। अब बात कर रहे हैं जैसे कि यहाँ पे GAC, दैट इज द जेनेटिकली इंजीनियर अप्रेजल कमेटी है, जो अथॉरिटी और अनअथॉरिटी वाली थिंग्स होती हैं उनको सेपरेट करती हैं। फॉर वैलिडिटी ऑफ द GM रिसर्च, जो भी जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनका यूज सेफ्टी तरीके से हो रहा है, या फिर एनिमल्स के लिए हम अगर कोई एनिमल्स या फिर ह्यूमन के लिए कोई चीज यूज कर रहे हैं तो उस वैक्सीन का या फिर उस ड्रग्स का कितना साइड इफेक्ट रहता है, तो दैट इज द
चेक किया जाता है विद द हेल्प ऑफ सम ऑर्गेनाइजेशंस। तो दिस इज द बायोपिरेसी दैट्स ओवर। तो यहाँ पे आपने आज पढ़ा दैट इज द BT cotton, resistant BT cotton, and second is the mechanism and the protection of plants against the nematodes. Okay, thank you. Sir?